कर दो एग्जाम। तो देखो, कल अपनी क्लास में पहला चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको। अब आज चलेगा अपना सेकंड चैप्टर। अब जो कल पहला चैप्टर था वो था कंप्यूटर से परिचय। अब सेकंड चैप्टर देखो कंप्यूटर का सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी चीजें जरूरी है। यानी कल जो मैंने आपको इनपुट के, प्रोसेस के, आउटपुट के जो डिवाइसेस पढ़ाए थे, आज उनकी डिटेल आएगी इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। और लगभग आरएसआईटी का आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, इस चैप्टर में से कम 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सेकंड चैप्टर में से। कोई से भी पेपर में देख लेना आप, इस चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है ये। और इसके अलावा हाँ, सीएटी में, सीएटी में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे इससे, इसमें से। तो देखो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, कंप्यूटर सिस्टम। माइक। तो सेकंड चैप्टर है आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीजें आती है, कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। अब डिवाइस में देखो, सबसे पहले तो कंप्यूटर चालू कैसे करते हैं, तो ये देखो ऐसा बटन होता है चालू करने के लिए। देखो ये यहां पर, ये यहां पर लैपटॉप का दे रखा है। बाकी एयर सीपी में मिलेगा आपको ऐसा बटन पावर ऑन करने के लिए। तो देखो एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल्स यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है, यानी कनेक्ट करने के लिए इनपुट के आउटपुट के सारे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये यहां पर एक फोटो दे रखा है, तो यहां लिखा हुआ है इनपुट और यहां लिखा हुआ है आउटपुट। तो कुछ डिवाइस जो है वो देखो इस गोले में यहां से यहां तक, ये कौन सा गोला है, इनपुट का। फिर ये यहां से चलो तो ये कौन सा गोला आ गया, आउटपुट का। ये आउटपुट के डिवाइस है। तो जो इस गोले में आ रहे हैं वो तो इनपुट के, और जो इस गोले में आ रहे हैं वो आउटपुट के। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे भी है जो दोनों में आ रहे हैं। तो दोनों में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं, दोनों ही काम करते हैं। तो ये तो इसकी क्या नाम से चालू कर देंगे इसकी चीज। अब देखिए इसमें जो अगली जो चीज दे रखी इसने, वो दे रखी है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें चलाने का क्या क्या तरीका होता है। तो कंप्यूटर में चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, एक तो यूजर यानी चलाने वाला। यूजर किसे बोलेंगे, चलाने वाला। तो पीपल भी बोलते हैं, लोग। सूचना प्रणाली के 5 भाग, तो सूचना प्रणाली के 5 भाग कौन कौन से, एक तो पीपल लोग, एक प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा। तो ये पांचों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे चलाने वाला जरूरी है, इसके बाद प्रोसीजर। तो हर कंप्यूटर में क्या होता है, हर चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, नियम होते हैं हर चीज के, रूल। इसके बाद सॉफ्टवेयर। तो चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हार्डवेयर, तो चलाने के लिए जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के डिवाइस है उनकी भी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा डेटा, डेटा किसे बोलते हैं भाई, आपने कंप्यूटर तो चालू कर दिया, चलाने वाला भी है, सॉफ्टवेयर भी है, पूरा प्रोसेस भी याद है, लेकिन उसमें कुछ वर्क करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा की। बिना डेटा आप क्या करोगे। अब डेटा कैसा हो सकता है, तो एक तो डेटा हो सकता है कच्चा, कच्चे असंसाधित तथ्यों, जैसे कि पाठ संख्या, यानी पाठ संख्या मतलब टेक्स्ट, नंबर, इमेज,
या फिर ओइस। जैसे कुछ लिख रहा हूं वो भी क्या है, डेटा। कुछ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, वो भी क्या है, डेटा। इमेज कोई फोटो है, जैसे मान लो ये फोटो है, ये फोटो ही है, तो ये फोटो भी क्या है कि डेटा है। और इसके अलावा वॉइस, जिसे मैं बोलता हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं ये भी क्या है, डेटा ही है। और इस डेटा को अपन क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो ये सूचना प्रणाली के पांचवा कौन कौन से लोग चलाने वाला प्रोसीजर, ये वे नियम या दिशा निर्देश है जो कि लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवं डेटा का उपयोग करते समय करते हैं। और सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम दिशा निर्देशों का सेट, यानी सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, दिशा निर्देशों का एक सेट, एक समूह, उसे बोला जाता है, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, सॉफ्टवेयर। यानी स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो तो। और हार्डवेयर है ही सही, कीबोर्ड माउस मॉनिटर जो भी है। अब देखो जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो देखा होगा आपने, ऐसे ही यूं ऐसा दिखता है वहां पर, जैसे आप थोड़ी देर जैसे काम करना बंद कर दो, जैसे लॉक हो जाता है, ऐसा चिन्ह आता ही नहीं आता, फिर उस पर क्लिक करते हैं ऑन हो जाता है वो। अब यहां पर क्या आता है, यूजर अकाउंट। क्या आता है, यूजर अकाउंट, जो चलाने वाला है। यूजर अकाउंट, पासवर्ड डाल रखे तो पासवर्ड आपको यहां डालने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्ट ऑन कर लो। अब कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के यूजर होते हैं, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, और एक होता है स्टैंडर्ड। कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, दो प्रकार का, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है स्टैंडर्ड यूजर। तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर तो होता है जो सब कुछ कर सकता है उसमें, यानी उसकी सेटिंग भी बदल सकता है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल जो भी करना हो सब कुछ। और स्टैंडर्ड यूजर चाहे जितने बना सकते हो आप, चाहे जितने, लेकिन इसके ये जो काम कर सकता है वो कितना काम कर सकता है, लिमिटेड, यानी जितनी परमिशन ये देगा इसे, यानी ये परमिशन देगा इसको कि आप ये कर सकते हो, वही काम कर सकता है। न तो ये सेटिंग चेंज कर सकता, न अगर कोई फाइल पे इसने अगर लोग लगा दिया तो फिर ये उस पर कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो क्या है, एडमिन, जैसे एडमिन होता है ना ग्रुप में, वो सब कुछ कर सकता है उसमें, जबकि उसका जो मेंबर होता है वो क्या कर सकता है, जितने अधिकार वो देगा उतना ही कर सकता है काम। तो ऐसे होता है। तो हर कंप्यूटर के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तो होना जरूरी है, बिना एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की कोई सा भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। अब स्टैंडर्ड यूजर आपकी मर्जी पड़े तो बनाओ चाहे मत बनाओ। स्टैंडर्ड अकाउंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 5 7। जैसे घर में 4 भाई बहन है तो एक तो पिताजी तो एडमिनिस्ट्रेटर और 3 स्टैंडर्ड यूजर, 3 बेटे हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसा देखा होगा आपने, जीमेल में भी होता है, पेरेंटल लॉक लग जाता है पेरेंट्स का, अपनी वो जो जीमेल है वो सुपरविजन में बना सकते, जैसे 18 साल से कम का बच्चा है कुछ है, या फिर इंस्टाग्राम पे 3 अकाउंट वगैरह बनते हैं छोटे बच्चों के लिए अलग से चलाने के लिए, तो ऐसे हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल चीज है भाई, मतलब जितना ये परमिशन देगा उतना है। अब जैसे कंप्यूटर में ये अकाउंट है, देखो यहां पे 3 दिख रहे हैं आपको, ये 3 अकाउंट है इसमें। अब देखो कंप्यूटर को जब आप चालू करते हो तो कंप्यूटर को क्या करते हैं अपन, चालू। तो एक तो ऑप्शन आता है कौन सा, शट डाउन। तो शट डाउन में क्या होगा, पूरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। एक आता है रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट में क्या होगा, कंप्यूटर ऑन है तो बंद होगा और वापस चालू हो जाएगा। एक ऑप्शन आता है वहां पर स्लीप का, क्या आता है, स्लीप। तो स्लीप में कंप्यूटर सो जाता है। सोने का मतलब है कि आप उसमें कुछ जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो स्लीप मोड में डाल जाओ, फिर जैसे कीबोर्ड माउस को अगर आप हिलाओगे या कुछ टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा वो स्लीप मोड। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है लॉग ऑफ। क्या होता है, लॉग ऑफ, सुना है नाम लॉग ऑफ का, इसका क्वेश्चन आ चुका है पिछले 3 4 पेपरों में, लॉग ऑफ। तो लॉग ऑफ किसे बोलते हैं कंप्यूटर को, कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो अपने कंप्यूटर को क्या करके जाना चाहिए, लॉग ऑफ। तो जब आप लॉग
ऑन करोगे या लॉगिन भी बोल सकते हैं, तो जैसे ही करोगे तो क्या मांगेगा फिर आपसे, पासवर्ड, तब जाके ऑन होगा। जैसे अपने कंप्यूटर में तो क्या सिस्टम है कि जैसे आपने क्लिक किया ऑन हो जाता है, क्योंकि अपन ने तो पासवर्ड नहीं लगा रखे। लेकिन अगर पासवर्ड लगा रखा है और अगर आपने लॉग ऑफ कर दिया, तो फिर जब भी आप उसे चालू करोगे तो फिर वो क्या मांगेगा, पासवर्ड है। तो जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कंप्यूटर को जैसे आप प्रॉपर शट डाउन नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करके जाना चाहिए, लॉग ऑफ, ताकि पीछे से आपकी कोई भी फाइलों को नहीं चुरा सके, आपके डेटा को नहीं देख सके। तो ये चीज है इसमें, तो लॉग इन यूजर हो गया। अब इसके बाद चलो देखो, अब देखो कंप्यूटर में हार्डवेयर के घटक। तो हार्डवेयर के घटक में देखो, एक तो प्रोसेसर, हर कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है कि नहीं होता, सीपीयू के अंदर होता है। इसके अलावा इनपुट के डिवाइस जरूरी है, उसके द्वारा तो आप डेटा दोगे उसे। उसके बाद आउटपुट के डिवाइस, तो आउटपुट के डिवाइस यानी आपने डेटा इनपुट तो कर दिया लेकिन वो दिखेगा कहां पर, तो आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा मेन मेमोरी, तो हर कंप्यूटर के अंदर रैम रोम भी होना जरूरी है, सेकेंडरी मेमोरी भी होना जरूरी है, तो ये सारी चीजें होना जरूरी है, इनके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक में आते कंपोनेंट बोलते हैं। अब इसमें देखो प्रोसेसर किससे बना होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्ग का बना होता है। सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। अब देखो प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर दे रखा है यहां पर, देखो पेंटियम, इसके बाद इंटेल कोर में कौन सा, i3, i5, i7, जियोन, स्पार्क, ये तो इसने दे रखे हैं। तो जैसे आप लोग मोबाइल खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने गए होंगे आप सब, अगर गाने दुआ दो गए होंगे खरीदने, तो जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो वहां पर क्या चीज देखते हो, रैम रोम, इसके अलावा और बैटरी और प्रोसेसर। देखा कभी कौन सा प्रोसेसर है? तो जब भी आप मोबाइल खरीदने जाते हो, वे ये तो कंप्यूटर चल रहा है यहां तो, लेकिन मैं मोबाइल का उदाहरण देता हूं आप सबको कि मोबाइल खरीदने जाते हो तो रैम रोम तो आप देखोगे सही, लेकिन सबसे जरूरी कोई सी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर कमजोर होगा तो आप चाहे जितनी रैम रोम ले लो, चाहे जितना अच्छा कैमरा ले लो, कैमरा केवल फोटो खींच सकता है, लेकिन चलाने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोसेसर की। जैसे मान लो मेरे पास ड्यूल कोर प्रोसेसर है, कंप्यूटर की बात कर रहा हूं मैं, ड्यूल कोर प्रोसेसर है। अब उसमें मैं 8 GB लगाऊं, चाहे 16 GB लगाऊं, चाहे 32 लगा दूं, फिर भी स्पीड आएगी क्या, इतनी नहीं आएगी। लेकिन मैं रैम चाहे 4 GB लगाऊं, लेकिन मैं अगर उसमें i5 की ड्यूल कोर की जगह में i12, i10, i9 अगर ज्यादा जनरेशन यूज कर रहा हूं, तो फिर स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, ऑटोमेटिक आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या देखनी चाहिए आपको, प्रोसेसर। जैसे बहुत सारे बच्चे गेम खेलते होंगे, तो जो बच्चा गेम खेलता होगा तो जानता होगा कि प्रोसेसर का क्या महत्व होता है। तो प्रोसेसर ये कंप्यूटर के देखो, पेंटियम, इंटेल कोर, i3, i5, i7, जियोन, स्पार्क, ये प्रोसेसर होते हैं। और प्रोसेसर कैसा होता है कि छोटा सा होता है, जिसमें छोटे 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 डॉट बने होते हैं बहुत सारे, छोटा सा होता है इतना सा कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद सॉफ्टवेयर घटक, तो सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे, वही डेटा का जो सेट होगा। और सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ा भी दिया आपको कल, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आप, सबसे पहले आएगा इसमें कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। क्या आता है, कीबोर्ड।
तो कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 104 से 108। मेन की कितने प्रकार की होती थी? पहली की ESC एस्केप की, दूसरी कौन सी? फंक्शन की, थर्ड न्यूमेरिक नंबर, और फोर्थ नेविगेशन की, और फिफ्थ कॉम्बिनेशन, और सिक्स पर टॉगल की, और सातवें पर स्पेशल बटन। तो पहला जो बटन है ESC, ये क्या काम आता है? ये काम आता है तुरंत देगा आदेश को हटाने के लिए। इसके बाद फंक्शन की कितनी होती है? F1 से लेकर F12 तक। पहला बटन F1 क्या काम आता है? हेल्प के लिए, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो क्या दबाएंगे? F1। F2 का बटन क्या काम आता है? रीनेम, कोई भी फाइल फोल्डर है उसका नाम बदलना है। F3 क्या काम आता है? सर्चिंग के लिए। सर्चिंग क्या चीज करेंगे? कोई भी फाइल है उसको सर्च कर सकते हो आप यहां से। इसके बाद F4 क्या काम आता है? अगर Alt प्लस F4 दबाओगे तो इससे क्या होगा? प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा इससे आप एड्रेस बार भी खोल सकते हो। इसके बाद F5 क्या काम आता है? रिफ्रेश। इसके अलावा वेब पेज को आप क्या कर सकते हो? रीलोड वेब पेज। F6 क्या काम आता है? डबल बार दबाकर मेन्यू बार खोल सकते हो। और F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को सही करने के लिए। इसके बाद F8 क्या काम आता है? सिलेक्शन ऑप्शन के लिए। और F9 सिलेक्शन को, ऑप्शन को बंद करने के लिए। और F10 से क्या खुलता है? मेन्यू बार। और F11 क्या काम आता है? फुल स्क्रीन के लिए। F12 क्या काम आता है? सेव एज के लिए। क्या काम आता है? सेव एज के लिए। F1 से आप हेल्प ले सकते हो। F2 से फाइल का क्या कर सकते हो? रीनेम, नाम बदल सकते हो। इसके बाद F3 क्या काम आता है? फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए। F4 क्या काम आता है? अगर एल्ट के साथ दबाओगे तो क्या होगा? प्रोग्राम क्या होगा? बंद, क्लोज हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और कीबोर्ड में से क्वेश्चन आएगा आप लोगों के। RSAT में भी आएगा तो CAT वालों के भी आता है कीबोर्ड में से, तो वो खोल सकते हो। इसके अलावा F5 से पेज को आप क्या कर सकते हो? रीलोड कर सकते हो यहां से।
रीलोड। और F6 को डबल बार दबाकर मेन्यू बार खोल सकते हो। F7 स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक के लिए। और ये गलत लिख गया। F8 सिलेक्शन ऑप्शन के लिए, F9 रिमूव करने के लिए, F10 से भी मेन्यू बार खुलता है। फुल स्क्रीन के लिए F11 और F12 सेव एज के लिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सी है? न्यूमेरिक। तो नंबर की में 0 से लेके 9 तक के नंबर, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये कौन सी की है? नंबर की। और फोर्थ नंबर पे नेविगेशन। दिशा सूचक। तो दिशा सूचक में एक तो अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, और होम एंड पेज अप और पेज डाउन। ये तो अप होता है, ये डाउन, ये लेफ्ट, ये राइट। इधर उधर जाने के लिए होम क्या काम आता है? लाइन की शुरुआत में, और ये लाइन के अंत में जाने के लिए। ये कहाँ जाता है? पेज में ऊपर, और ये पेज में नीचे आ जाएगा। ये 2-3 बार होम का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। इसके बाद देखो आता है आपका, कौन सी की आती है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कितने बटन? कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट। इन तीनों को क्या बोलते हैं? संयोजन। इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता। इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग किसके साथ होता है? दूसरे वर्डों के साथ। जिसे कॉम्बिनेशन वर्ड सुना है आपने? हाँ, सुना है कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता है जैसे कपड़ों का, बोलते हैं कपड़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। दोस्तों का कॉम्बिनेशन, हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन, भाई बहन का कॉम्बिनेशन, होता ही नहीं होता? होता है। कॉम्बिनेशन अकेले का हो सकता है क्या? नहीं होता। कॉम्बिनेशन किसका बनेगा? दो या फिर दो से ज्यादा का। तो इनको कॉम्बिनेशन की इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता। आप अकेले को दबाओ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इन बटनों को दूसरे बटनों के साथ दबाते तो कुछ ना कुछ प्रयोग होता है। जैसे कंट्रोल के साथ ए दबाओगे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सी दबाओगे कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ वी दबाओगे पेस्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ किसी भी की को दबाओगे तो कैपिटल में आएगी। और जिन बटनों में डबल चिन्ह है, तो अगर आपको ऊपर वाला चिन्ह लेना है जैसे @ का, एज का, तो फिर किसके साथ दबाना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। और शिफ्ट के साथ F10 दबाओगे तो राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। एल्ट के साथ F4 दबाओगे तो क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा। एल्ट के साथ टैब दबाओगे तो प्रोग्राम स्विच हो जाएगा, एक प्रोग्राम से दूसरे पे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं इनके, जो MS वर्ड में, एक्सेल में, इनमें काम आते हैं सब में। इसलिए इनको कॉम्बिनेशन। तो 2-3 बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन की है, या इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन की नहीं है, या फिर कंट्रोल किस प्रकार की है। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, मिलान का भी दे सकता है, मिलाओ। और जैसे ही मिलान वाला क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं।
क्योंकि नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसमें डायरेक्ट आंसर लगाना होता है, लेकिन मिलान वाले में अगर 4 ऑप्शन दे दिए, 4 उसके सामने दे दिए, फिर मिलाओ, उसमें 3 आंसर याद होने चाहिए आपको, तब मिलेगा। चौथा तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा फिर। अब हर आरएसआईटी के पेपर में पिछले यूं देख लो आप, 5-7 पेपर उठा के देखना, हर पेपर में मिलान वाला क्वेश्चन जरूर आता है, हर पेपर में आता है, देख लेना भले से कोई सा पेपर उठा के। तो मिलान वाले में क्या है, अगर 3 मिलान दिए उसने तो 2 याद होने चाहिए आपको, और 4 दिए तो 3 याद होने चाहिए, तब मिलेगा उससे। तो ये कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन की के बाद छठे नंबर पे कौन सी की है, टॉगल की। तो टॉगल की में एक तो क्या आता है, कैप्स लॉक, दूसरा क्या आता है, नम लॉक, और थर्ड आता है स्क्रॉल लॉक। तो ये तो क्या काम करता है, अपर केस, यानी जो भी लिखोगे किस में आएगा, कैपिटल लेटर में। नम लॉक क्या काम करता है, नंबर पेड को क्या कर देता है, लॉक। अच्छा, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, जब कीबोर्ड सीखा हो, तो जैसे ही आप नम लॉक का बटन दबाते हो तो क्या होता है, नंबर लॉक हो जाते हैं। लेकिन जब नंबर लॉक होते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया चालू हो जाती है, कौन सी, लाइट तो बंद चालू होती है, और जो नंबर वाले की होते हैं ना, नंबर वाले पेड, उसमें 0 1 2 3 4 5 7 ऐसे तो लिखा होता ही है, लेकिन उसमें कौन सी नेविगेशन की के चिन्ह भी बने होते हैं, अप डाउन का, लेफ्ट राइट का, पेज अप का, पेज डाउन। तो जैसे ही नंबर लॉक होते तो किसकी का काम करने लग जाते, नेविगेशन का। तो नम लॉक जैसे होता है तो आप उनसे अप डाउन, लेफ्ट राइट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन का काम कर सकते हो उन बटनों से, देखना उसमें लिखा होता है। तो ये क्वेश्चन आया था पिछले से पिछले वाले पेपर में, कि न्यूमेरिक की के द्वारा आप और कौन सा वर्क कर सकते हो, तो कौन सा वर्क कर सकते हैं, नेविगेशन का। यानी नेविगेशन का की का काम किससे कर सकते हैं, नंबर पेड से भी कर सकते हैं, लेकिन कब, नंबर लॉक करके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इतने अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है देखो। इसके बाद स्क्रॉल लॉक क्या काम आता है, एक्सेल में एक्टिव सेल को लॉक करना। एक्टिव सेल, जो एक्सेल में जो डिब्बे होते हैं ना ऐसे यूं, बहुत सारे डिब्बे, तो उसमें जो ब्लैक बॉर्डर वाली अपनी एक्टिव सेल होती है, तो उसे लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक। तो हर कीबोर्ड में 3 लाइटें होती है, वो इन 3 बटनों की होती है, कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। तो कंप्यूटर में किसी विशेष क्रिया को ऑन ऑफ करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, टॉगल की का, विशेष क्रिया को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में स्पेशल। तो स्पेशल में पहला तो स्पेस क्या काम आता है, सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए। सिंगल कैरेक्टर का क्या दे सकते हो, स्पेस। टेब की क्या काम आती है, 5 कैरेक्टर का स्पेस। इसके अलावा अगर आप टेबल में काम कर रहे हो तो फिर एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए, एक सेल से दूसरी सेल में जाना। इसके बाद बैक स्पेस क्या काम आता है, बाईं ओर से वर्ड को हटाता है। इसके बाद डिलीट किधर से हटाता है,
दाईं ओर से वर्ड हटाता है। इसके बाद कौन सी की आती है, इंटर। क्या काम आता है ये, नया पैराग्राफ बनता है, इसे नई लाइन पे आते हो कि नहीं आते हो उससे। इसके अलावा क्या काम करता है, एक सब जगह ओके का भी काम करता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है इंटर की का दूसरा नाम, रिटर्न की, लिख रहा होगा उसमें। क्या वो बोलते हैं उसे, रिटर्न की। तो जैसे ही ओके करते हो आप बाहर आ जाते हो नहीं आ जाते हो, तो उसे रिटर्न की भी बोलते हैं। इसके बाद छठे नंबर पे कौन सी है, विंडो की। तो विंडो की से कौन सा बटन खुलता है, स्टार्ट ऑप्शन। इसके बाद प्रिंट स्क्रीन, क्या काम आता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और आठवें नंबर पे इंसर्ट, क्या काम आता है, ओवरराइट या ओवर टाइप। ओवरराइट या ओवर टाइप किसे बोलते हैं, जैसे आपने पैराग्राफ लिख रखा है, अब जैसे आप इंसर्ट का बटन दबाते हो और फिर कुछ टाइप करते हो तो आगे के वर्ड हटना स्टार्ट होते हैं, जो आप लिखते हो वो लिखना स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या बोलते हैं, ओवरराइट या ओवर टाइप। और लास्ट की कौन सी है, पॉज ब्रेक। तो ये क्या काम आती है, स्लाइड शो को पॉज करना या फिर रोक, ये है। अब कीबोर्ड में से अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, वो पूछा गया इन दो की का, सॉरी इनका, बैक स्पेस का और डिलीट का। तो बैक स्पेस तो किधर से हटाएगा, बाईं ओर से। जैसे यहां लिखा राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहां क्लिक किया, ये यहां क्लिक है, तो इधर के वर्ड हटाने के लिए तो क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। और अगर आपको इधर के वर्ड हटाने तो क्या दबाएंगे, डिलीट। तो बैक स्पेस तो किधर से, बाई, और ये बैक स्पेस का बी, तो बी से बी, और डिलीट का डी, और दाएं का भी डी, तो डी डी बी बी, दाया बाया, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड था पूरा। अब इसके बाद आ जाओ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोलते हैं, जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं किस पर आधारित होते हैं, जीयूआई पर। किस पर चलते हैं, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोलते हैं, जिनके द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। किसको कंट्रोल किया जाता है, कर्सर को। तो पॉइंटिंग डिवाइस में पहला डिवाइस है माउस, ये देख ही रखे हो सब ना, ये जानते हो सब, कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल का बटन होता है बीच में। अब इसके बाद आता है आपका इसमें टच पैड, ये क्या बोलते हैं इसे, तो यही लिख देता हूं मैं, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस में पहला डिवाइस तो कौन सा है, माउस। दूसरा कौन सा है, टच पैड। ये होता है टच पैड, देखा होगा आप सबने लैपटॉप वगैरह में। तो ये भी कौन सा है, इनपुट का डिवाइस है, जिसके द्वारा कर्सर को चलाते हैं। तीसरा होता है ट्रैक पॉइंट,
तो ट्रैक पॉइंट क्या होता है कि जो लैपटॉप आते हैं ना आजकल, उनमें बटनों के बीच में एक छोटा सा बटन दिया जाता है रबर के जैसा, तो उसे जैसे ही घुमाते तो उससे भी कर्सर चलता है। जैसे प्रदीप सर का लैपटॉप अगर देखा हो किसी ने तो उसमें है, तो इसे घुमाते कर्सर वहां से भी चलता है, तो वो भी है ट्रैक पॉइंट। इसके बाद ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल आता है आपके सोनोग्राफी की मशीन वगैरह में, एक बॉल जैसा माउस होता है गोल, जिसे आप घुमाते हो तो कर्सर उससे भी चलता है, वो ट्रैक बॉल होगा। इसके बाद जॉयस्टिक, तो ये देखा है जॉयस्टिक, है देखा है, सुना है नाम? गेम खेलने गए हो कभी गेम पार्लर में? जैसे ब्यूटी पार्लर हो जो ना, ब्यूटी पार्लर ऐसा गेम पार्लर भी हो जहाँ गेम खेल बजाओ। तो वहां पर गेम खेलने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग करते हैं? जॉयस्टिक का। ये तो जॉयस्टिक क्या होता है? गेम नियंत्रक होता है, गेम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, गेम कंट्रोल करने का ये काम करता है। ये जॉयस्टिक होती है ऐसी, ठीक है। तो ये कौन से डिवाइस हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, जिनके द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। और जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं। किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में। इसके बाद आते हैं आपके ग्राफिक टैबलेट। क्या आते हैं? ग्राफिक टैबलेट। तो ऐसे टैबलेट देखें क्या जो इनकी क्या नाम से फोटो वगैरह बनाने के लिए चित्रकार वगैरह यूज में लेते हैं? हाँ, नहीं देखे? अपने कोचिंग पर किसी ने, मैं लाइव क्लास लेता हूं तब देखा है क्या? मैं वहां पर चलाता हूं, अपनी कोचिंग पर है, उसी में लिखता हूं मैं। नहीं देखा तो देख लेना, वहां मेरे पास वहीं रखा होता है सीपीयू के ऊपर। तो ये ऐसा होता है, ये जो भी अपन इसमें चलाएंगे वो यहां लिख जाएगा, ठीक है। जैसे अभी इसमें इस बोर्ड में तो क्या है कि जो भी लिख रहा हूं मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि तो टच वाला है, लेकिन मान लो इसमें भी अगर मैं ऐड कर देता तो मैं यहां से भी चला सकता हूं उसे, इस बोर्ड को भी, वो राइटिंग पैड मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो ये कौन से टैबलेट है? ग्राफिक टैबलेट। जितना अच्छा जितना महंगा लोगे उतना ही उसकी क्वालिटी बड़ी आती है। जैसे ही वहां दबाओगे तो स्क्रीन पर बनने लग जाता है। इसके बाद स्कैनर, ये होता है स्कैनर। स्कैनर ई मित्र वगैरह पे गए होंगे आप सब, गए फोरम वगैरह भरवाते हैं। तो जब आप फॉर्म वगैरह भरवाते हो तो आपका जो फोटो है, साइन है, मार्कशीट है, तो ऐसी मशीन में रखा जाता है। जैसे ही मशीन में रखते हो तो स्कैन होके किधर आ जाता है? वो कंप्यूटर में आता है कि नहीं आता स्क्रीन पर? तो वो जो फोटो, साइन, मार्कशीट, वो क्या है? डेटा, एक नहीं अपना डेटा। तो उसे अपन ने डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया। भाई अभी तो फिजिकल है, जैसे साइन कागज में, फोटो भी कागज में, उसी डिजिटल रूप में किसके द्वारा बदला? स्कैनर के द्वारा। तो स्कैनर क्या करता है? प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तन करता है। यानी कौन सा काम करता है? ये स्कैन करने का, डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। आ जाएगा स्कैनर, देख लो ना सब ना, जोर से बोल करो फिर थोड़ा सा देख लो। इसके बाद मीडी डिवाइस, MIDI, MIDI, मीडी। तो मीडी को क्या बोलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये MIDI है। तो ये क्या दे रखा है? संगीत यंत्र। क्या है? ये एक प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके द्वारा मीडी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम कैप्चर किए गए संगीत को संगीतबद्ध किया जाता है। जैसे वो संगीतकार वगैरह ट्यून बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मीडी डिवाइस सुना होगा, जिसे अपन नॉर्मल काय बोले छे। ये जैसे आजकल गाना वगैरह रिकॉर्ड करे छे ना सिंगर जे मनमान सारी आपने एडी भी छे मनमान,
गली गली में ही जब, तो ये जो वहां पर गाने रिकॉर्ड करते थे उनकी जो ट्यून वगैरह किससे रिकॉर्ड की जाती है, वो मिडी डिवाइस होता है, जिसे अपन नॉर्मल केस्यू बोलते, सुना हो तो किसी ने नाम, ऐसा होता है ये। ठीक है, ये इनपुट के डिवाइस चल रहे हैं। अगला इनपुट डिवाइस है MICR। क्या है? MICR। MICR को क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR एक तरीका का, जैसे चेक देखा है आप सबने, देख लो चेक, कहीं देखो फिर क्या लिखा होता है चेक में भाई? अमाउंट भरने का कॉलम होता है, नाम का ऑप्शन होता है, डेट होती है ऊपर, लेकिन उसमें नीचे ही नीचे एक जगह नंबर लिखे होते हैं, यूं नंबर। तो उस नंबर के बीच में एक कोड होता है, उसे बोलते हैं MICR कोड। कौन सा कोड होता है? MICR कोड। तो वो हर बैंक का अलग अलग होता है। तो जब आप बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े बैंक होते हैं, अब वहां जरूर बड़ी सिटी ये बड़ा बैंक है तो फिर खाते भी इतने होंगे, तो डेली के चेक भी इतने ही जाते होंगे, तो वो वहां पर चेक हाथों हाथ क्लियर नहीं होता है, अपनी छोटी सिटियों में तो हो जाता है। तो वहां पर बैंक में एक बॉक्स लगा होता है जिसमें आपको चेक भरकर डालना पड़ता है। तो बैंक वाले शाम को फिर क्या करते हैं, सारे चेक को इकट्ठा करते हैं और एक मशीन में डालते हैं। उस मशीन को बोलते हैं MICR मशीन। तो वो MICR मशीन क्या करती है कि वो बैंक वाइज चेक को अलग अलग कर देते हैं, बड़ौदा के अलग में, स्टेट के अलग में, केनरा के अलग में, यानी बैंक वाइज MICR कोड को पहचान कर वो अलग अलग कर देती है। तो सबसे ज्यादा पेपर में MICR की फुल फॉर्म पूछी गई है, MICR की फुल फॉर्म पूछी गई है, देखो ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो यहां लिखा भी हुआ है कि बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग, ये देखो बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग के लिए चेक और अन्य दस्तावेजों को क्लियरिंग के लिए, यानी चेक क्लियर करने के लिए काम में लिया जाता है इसे। इसके बाद अगला ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, सुना होगा नाम, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। तो आप सबका जो RSAT का पेपर भी होगा वो किस में होगा? OMR सीट में। CAT वाले बच्चे हैं तो आपका पेपर भी किस में होगा? OMR सीट में। तो OMR सीट जिस मशीन में चेक होती है उस मशीन को क्या बोलते हैं? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद अच्छा, OMR में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, वैसे तो आप सब जानते हो, सबने देख भी रखी होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आती है OCR मशीन। कौन सी मशीन आती है? OCR न OCR, लेकिन होती है OCR ही है। तो ये क्या काम आती है? ये काम आते हैं एंट्री वगैरह के लिए। ये आपके कोड को पहचान कर एंट्री करती है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में गए होंगे आप सब, अपने काफरेन में ATM लगा हुआ है, ATM के साइड में एक और मशीन लगी हुई है। क्या काम आती है वो? डायरी के अंदर, बैंक डायरी के अंदर एंट्री करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी डायरी उसमें लगा देते हो, डाल देते हो, तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट नंबर को पहचान कर क्या कर देती है? आपके खाते की एंट्री, आपके खाते में जो भी 10-20 रुपए पड़े हो छाप के दे देती है। भाई अंबानी हो आप तो, लोग दे देती है ऐसे। तो वो OCR मशीन होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं उसे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेज, प्रिंटेड या लिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। तो OCR एक तो वो काम करती है, दूसरी आजकल सबसे ज्यादा OCR टेक्निक का प्रयोग हो रहा है, देखा होता आपने। जैसे मान लो ये डाटा है सामने, फोटो है, अब ये फोटो प्रिंटेड है,
अब इसे डिजिटल रूप में चाहिए तो आप कैसे लोगे? ये तो फोटो है अभी, अब इसे डिजिटल रूप में लेना है कि ये यहां जो लिखा हुआ है इसे मैं कहीं पर बड़े लिखा हुआ ले लूं और उसे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकूं। तो किसका प्रयोग करते हो आप मोबाइल में? नहीं किया कभी? गूगल लेंस का नाम सुना है? आता है ना मोबाइल में, कुछ भी लिखा हो तो स्कैन करते कि नहीं करते? फिर वो सेलेक्ट ऑप्शन देता है, सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करते कि नहीं करते? करते ना? कभी नहीं किया? कर लिया ना? वो कौन सी टेक्निक है? वो ओसीआर टेक्निक है। जैसे किसी ने नोट्स बनाए, आज से लिख रखे हैं उसने पूरे, वो डिजिटल रूप में चाहिए तो अपन क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो हुआ कि नहीं हुआ? वो तो कौन सी टेक्निक कहलाएगी? वो ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये देखो, प्रिंटेड पेपर डाटा, रिकॉर्ड, पासपोर्ट, दस्तावेजों, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस कार्ड, इनके लिए काम में आती है भाई। तो ये मशीन अनुवाद, टेक्स्ट या स्पीच को परिवर्तन के लिए, टेक्स्ट टू स्पीच, जैसे आजकल वो भी सिस्टम है आपके मोबाइल में, जो बोलेंगे वो लिख कर आ जाता है, वो भी ओसीआर सिस्टम में आता ही नहीं आता। अनपढ़ भी बात कर रहे थे ना आजकल, लिखकर मैसेज कर दे जो, तो किसके माध्यम से? टेक्स्ट टू स्पीच, जो बोलते हो लिख जाता है। अब फर्क नहीं पड़ता उसको बस आती कि नहीं आती। वो जैसे आजकल इंडिया के लड़के कुछ भाई बाहर बैठा है विदेश में कहीं भी, उससे भी बात कर लेते हैं, कैसे? ट्रांसलेटर का प्रयोग करके। इसके बाद आ जाओ बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर ऐसे जो यूं लाइनें होती है, किन में? साबुन वगैरह में देखिए कैसी लाइनें आती पीछे खड़ी, आती कि नहीं आती? ये कौन से कोड होते हैं? ये बार कोड होते हैं। तो इन कोड को जिस मशीन द्वारा पहचाना जाता है वो कौन सी मशीन कहलाती है? बार कोड रीडर। तो ये कहां काम आते हैं? शॉपिंग मॉल में, डिपार्टमेंट स्टोर में, क्विक बिलिंग के लिए। वहां बड़े बड़े मॉल में, जैसे अपन तो दुकान पे जाते हैं यहाँ सामान खरीदने, तो दो दुकान पे जाओ था सामान मांगो, कार्ड दे देगो, तार पैसा ले लेगो, अतना हो जाए। जबकि बड़े बड़े मॉल में, सिटियों में जाओगे तो वहां ताकि मर्जी पड़े जो उठा लाओ, एक वो कहीं बोले जिसको ट्रॉली, तो उसमें रखो सामान को, भर के ले आओ काउंटर पे, और उसमें हर प्रोडक्ट के पीछे क्या लगा होता है? बार कोड। तो एक मशीन होती है जिसे स्कैन कर लेता है, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर। और उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, रेट वगैरह सारी चीज आती है, बिलिंग के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, हाँ इस बुक के पीछे भी है। इसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन किसे बोलते हैं? जो मेरे लगे हुए हैं, ये क्या है? माइक्रोफोन। तो ये भी कौन से डिवाइस है? इनपुट के डिवाइस है। किसके डिवाइस है? इनपुट के डिवाइस। इसके बाद वेब कैम, वेब कैमरा। जैसे कोई भी लैपटॉप वगैरह होता है तो उसमें ऊपर ही कैमरा होता है कि नहीं होता? होता है, या अलग से भी लगा सकते हैं। तो वेब कैमरा, तो वेब कैमरा भी कौन सा डिवाइस है? इनपुट का डिवाइस है। और जितने भी क्या मतलब, जो भी वेब कैमरा है वो इनपुट में आएंगे, चाहे वो आप बाहर से लगाओ या उसमें हो। जैसे आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरा होता है, तो वो भी वेब कैम का काम करता है कि नहीं करता? करता है। अब तो पीछे का भी कर लेता है। किसी से वीडियो कॉल करनी हो तो किसका प्रयोग करते हैं? कैमरे का, यानी वेब कैम। अब पहले जब मोबाइल नहीं थे तो किसका करते थे? लैपटॉप का, या अलग से कैमरा लगाना पड़ता था उसमें, कंप्यूटर में, तो वो वेब कैमरा हो। तो डिजिटल कैमरा इनपुट पर फोकस कर पिक्चर लेता है और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। जैसे मैं फिजिकल हूं यहां पर, डिजिटल रूप में किसके द्वारा जाऊंगा? कैमरा के द्वारा, ऐसे। इसके बाद आ जाओ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट में कौन सा डिवाइस है? पहला मॉनिटर। ये देखो दे रखा है मॉनिटर। तो मॉनिटर होते हैं दो प्रकार के, एक तो सीआरटी। कौन सा होता है? सीआरटी। और सीआरटी को क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी को क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब।
तो सीआरटी को देखो, अब ऐसे मॉनिटर देखे हैं क्या आपने? सीआरटी पहले चलते थे, अब तो नहीं है इतने, कहीं गलती से देखने को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। जो पहले बड़े ऐसे होते थे, यूं इतना बड़ा मोटा, साइज की नहीं कर रहा मैं बात, मैं मोटाई की कर रहा हूं, इतना मोटा, इससे भी ज्यादा। जैसे पुराने टीवियां देखिए क्या, घर में होगी सही सबके, अब तो डिजिटल आ गई होगी, खैर ज्यादा ही, प्लेट पैनल। तो वो जो बड़ी बड़ी टीवियां, बड़े बड़े मॉनिटर, जिनके पीछे क्या निकली होती है, खूब निकली होती कि नहीं निकली होती, तो वो सीआरटी होते, कैथोड रे ट्यूब, ये पुराने। और मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है? पिक्सल में। किस में मापते हैं? पिक्सल में। जितने बढ़िया पिक्सल उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसी होती है साइज 800 इंटू 600, 1024 इंटू 768, तो जितनी बढ़िया उतनी अच्छी। और पिक्सल बहुत छोटे डॉट से मिलकर बनता है भाई। अब मॉनिटर दो प्रकार के, एक तो सीआरटी और एक होते हैं प्लेट पैनल। मॉनिटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो सीआरटी और एक प्लेट पैनल। प्लेट पैनल दो प्रकार के होते हैं, एक तो एलसीडी और एक एलईडी। एलसीडी और एलईडी। एलसीडी को क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी को क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलसीडी को तो क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी को क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। एलसीडी और एलईडी। तो एलसीडी भी ऐसी होती है और एलईडी भी ऐसी होती है। दोनों में क्या अंतर है? एलसीडी और एलईडी में क्या अंतर है भाई? एलसीडी में इधर पीछे एक बल्ब लगा होता है, उसे बोलते टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांसफर। उसी से, उस बल्ब से इसमें उजाला होता है, मतलब प्रकाश होता है पीछे, और चित्र का निर्माण होता है, मतलब उससे दिखाई देता है। और एलईडी में क्या होती है? छोटी छोटी लाइट होती है, ऐसे। ठीक है, एलसीडी और एलईडी देख रखे ना, होगी भी सही सबके, है ना? अब एलसीडी और एलईडी में और क्या अंतर है? एलईडी में बढ़िया दिखता है, एलसीडी में देखो, एलसीडी और एलईडी दिखता बढ़िया ही है, बस एलसीडी में आप साइड से देखोगे तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, एलईडी में किसी भी एंगल से देख सकते हैं। किसी भी एंगल का मतलब तिरछा होगी, यूं नहीं कि भाई 5000 देखता हूं, 500 न दिखेगा। एक बार एक लड़के ने पूछ लिया था मेरे से कि सर ये अपन जो लिख रहे हैं तो पेज के आगे आ रहा है, पेज के पीछे कैसे लिखेंगे कंप्यूटर में? मतलब जैसे अपन जो भी वर्क करते हैं वो आगे दिखेगा स्क्रीन पे, तो वो मेरे से बोल रहा है कि सर अपन जो लिख रहे हैं तो पेज के आगे आ रहा है, इस पेज के पीछे कैसे लिखेंगे? मैंने इस मॉनिटर को उल्टा कर लो, पीछे लिख जाए तो कैसे लिखेंगे पीछे? लिखना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा, बस आप प्रिंट दोगे तब आपको प्रिंट दोनों साइड करनी है, बस ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो एलसीडी की फुल फॉर्म और एलईडी की फुल फॉर्म दोनों ध्यान रखनी है। और इनका जो
रेजुलेशन होता है किसमें मापा जाता है? पिक्सल में। तो ये एलसीडी, ये प्लेट पैनल देखो इस। अच्छा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है भाई, वहां पर मैंने ट्रांसफर लिख दिया था। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब इसके बाद आ जाओ प्रिंटर। किस पर? प्रिंटर। तो प्रिंटर में देखो दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से? इम्पैक्ट। और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? एक तो कैरेक्टर प्रिंटर और एक आता है लाइन प्रिंटर। एक तो कैरेक्टर और एक लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर तो किसे बोलते हैं? जिसमें एक एक कैरेक्टर छपता है। किसे बोलते हैं? तो एक एक कैरेक्टर छपेगा तो पेज किधर निकलेगा? ऊपर या साइड में? एक शब्द छपा फिर ऊपर, एक शब्द छपा ऊपर है, किधर निकलेगा? साइड में निकलता है। और लाइन प्रिंटर में पेज किधर निकलेगा? ऊपर, एक एक लाइन छपते हो यूं ऊपर। जैसे पुराने, अभी तो शायद नए आगे प्रिंटर, बाकी पहले जो टिकट वगैरह कटवाते थे आप, तो वहां यूं ऊपर निकलता है, वो लाइन प्रिंटर होते हैं। और कैरेक्टर प्रिंटर पहले अदालत वगैरह में काम आते, देखे हो तो यूं लिखता रहता है पेज साइड में, ऐसे यूं पुरानी फिल्मों वगैरह में देखा होता आपने। तो वो कैरेक्टर है और लाइन प्रिंटर है। अब कैरेक्टर प्रिंटर में देखो एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स और एक है डेजी व्हील। ये दो कैरेक्टर प्रिंटर, एक तो डॉट मैट्रिक्स और एक है डेजी व्हील। क्वेश्चन आ सकता है कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? तो कैरेक्टर प्रिंटर है, लेकिन आता किस में है? इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, नहीं है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन। अब लाइन में, लाइन के तो भी आगे आएंगे, कैरेक्टर में डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये दो नाम है इसके। इसके बाद लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर में देखो, तो लाइन में देखो तीन है, लाइन, चेन और ड्रम। एक तो लाइन, चेन और ड्रम। लाइन, चेन और ड्रम तीन है देखो। कैरेक्टर में तो दो, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर में लाइन, चेन और ड्रम, तीन प्रकार है इसके। तो ये सारे कौन से प्रिंटर हैं? इम्पैक्ट। कौन से? ये इम्पैक्ट है सारे, इम्पैक्ट। अब नॉन इम्पैक्ट पर आ जाओ। तो नॉन इम्पैक्ट किसे बोलते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट आजकल सबसे ज्यादा जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, इनमें प्रिंट कैसे होता है? धीरे, और आवाज बहुत ज्यादा करते थे। अभी जो प्रिंटर आते हैं वो कौन से आते हैं सबसे ज्यादा? नॉन इम्पैक्ट। कौन से आते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट में पहला एक तो इंकजेट। कौन सा है? इंकजेट। तो इंकजेट प्रिंटर क्या काम करता है? स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट करने का काम करता है। स्याही की छोटी छोटी बूंदों का, जो आजकल जो कलर प्रिंटर आते हैं, जैसे मित्र वगैरह पे गए होंगे आप,
तो वहां पर जब आप कुछ आधार कार्ड या फोटो बनवाए होंगे तो उसमें यूं ऐड चलता है, उसके अंदर ऐड होता है और उससे स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव होता है, फिर उसी से उसमें प्रिंट होता है, कागज पे चित्र का निर्माण होता है। तो इसमें इंक जेट का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके चित्र का निर्माण होता है। और कौन सा प्रिंटर है ये? नॉन इंपैक्ट है भाई। इसके बाद इसी में आ जाओ तो दूसरा है लेजर। कौन सा है? लेजर। अब लेजर प्रिंटर में ये लेजर, तो लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रम का। किसका प्रयोग करते हैं? ड्रम का, जिसे अपन क्या बोलते हैं? टोनर। और इसके अंदर कौन सी स्याही भरी जाती है? सूखी स्याही। सूखी स्याही का प्रयोग कौन से प्रिंटर में किया जाता है? लेजर प्रिंटर में। और सूखी स्याही किसके अंदर भरी जाती है? टोनर के अंदर, ड्रम टोनर बोलते हैं उसे। तो ये होते हैं सबसे ज्यादा कौन से प्रिंटर? ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। इसमें तेजी से प्रिंट होता है, सूखी स्याही भरी जाती है। इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगर आप लोगों के प्रिंटर में से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा चांस कौन से प्रिंटर के? इंकजेट और लेजर, दोनों में से ही आएगा। अब जो ये जितने भी ये प्रिंटर, इनकी गति किस में मापी जाती है? पीपीएम में। पीपीएम मतलब होता है पेज पर मिनट। पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट होते? पीपीएम गति। तो और क्वालिटी किस में मापी जाती है किसी भी प्रिंटर की? डीपीआई में। डीपीआई का मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच, डीपीआई। इसके बाद देखो, चलो आगे, ये लेजर दे रखा है। ऐसे प्रिंटर देखे होंगे आपने दुकान वगैरह पे होते हैं, ई मित्र वगैरह पे। इसके बाद आ जाओ, ये पेज की गति पीपीएम में, पेज पर मिनट में मापी जाती है। और ये मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड व्हाइट, मोनोक्रोम वाला। इसके बाद थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर कहां लगा होता है? एटीएम मशीन में। एटीएम से कभी पैसे निकलवाए हैं? निकलवाए कभी एटीएम से पैसे? मतलब किन किन के पास है एटीएम? एक जनो ही चकम्मा नहीं अपनी क्लास में। हाँ? दो अडानी और हमारे पास तो काय तो जरूरी चक भाई हमारे स्टूडेंट आउट पीसा नहीं रहेगा। पीसा आता जब तो पीसा देर पड़ रहे आज। हाँ? बार गोड़ तो कौन है मुझे ले रहे हो उस्ताद से? फ्री में पढ़ाऊँ, साल में एक बार फ्री में पढ़ाऊँ। फ्री में भी पढ़ा सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई मजबूरी वाला होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसे कोई बिल्कुल ही गरीब हो, किसी के पास कुछ नहीं हो, तो वो फ्री में पढ़ा सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ समर्थ है तो फिर, क्योंकि कदर किससे होती है? फ्री वाली चीजों की कदर नहीं होती इतनी। तो थर्मल प्रिंटर कहां लगा होता है? एटीएम मशीन में। तो एटीएम से जब आप पैसे निकलवाते हो, एटीएम से जब अपन पैसे निकलवाते हो तो पैसे तो निकलते ही है, साथ में एक रसीद भी निकलती है। तो रसीद कौन से प्रिंटर में से निकलती है? थर्मल प्रिंटर में से। इसके बाद एक है प्लॉटर। तो प्लॉटर काम आता है किसमें? हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए। तो प्लॉटर क्या काम आता है? हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए। अगर हाई क्वालिटी में प्रिंट चाहिए तो किसका प्रयोग करेंगे? प्लॉटर का। इसमें डायग्राम वगैरह, बिल्डिंग प्लान वगैरह, जो नक्शे वगैरह होते हैं ना, वो प्रिंट किस में होते हैं? प्लॉटर में। इसके बाद स्पीकर, तो मल्टीमीडिया वही आउटपुट का डिवाइस है, आउटपुट प्रदान करेगा। जो भी अपन बोलते हो सुनाए, मतलब सुनेंगे कहां से? आउटपुट से। आउटपुट में कहां से? स्पीकर से। इसके बाद प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो बहुत सारे लोगों को
अगर बहुत बड़ा दर्शक समूह है और उनको कोई चीज दिखानी है आपको, तो कंप्यूटर में छोटी स्क्रीन में तो कैसे दिखाओगे, तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का। थिएटर वगैरह में मूवी देखने जाते तो बड़े पर्दे पर। इसके बाद आ जाओ इनपुट आउटपुट, जो दोनों ही काम करते हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। तो इनपुट आउटपुट में एक तो पैक्स मशीन, जिसे पैक्स बेच भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पैक्स मशीन डॉक्यूमेंट को शून्य और एक श्रृंखला, जिसे बिट मैप भी कहते हैं, परिवर्तन करता है। इसमें से तो नहीं आएगा। इसके बाद एमएफडी, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, एमएफडी। एमएफडी मतलब मल्टी फंक्शनल। तो आजकल के जो प्रिंटर आते हैं वो कौन से प्रिंटर आते हैं, एमएफडी। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रिंटर पढ़ाया आपको, वो केवल क्या काम करते हैं, प्रिंट करने का, केवल प्रिंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में एमएफडी प्रिंटर लिखा आता है, तो एमएफडी प्रिंटर क्या काम करते हैं, प्रिंट, स्कैन और आजकल के जो प्रिंटर आते हैं एमएफडी आते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते उसमें, स्कैन भी उसी में हो जाता है, और कॉपी जेरोक्स होती कि नहीं होती, हो जाती। इसके बाद मोडम। तो मोडम क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल को तो किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल। तो एनालॉग को तो डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। यानी ये मोडम सुना है नाम, जिसे वाईफाई चलता है हॉटस्पॉट, तो काबरेन में जैसे वो बीएसएनएल की लाइन है, तो दुकानों पे देखा होगा एक डब्बा लगा होता है जिसमें 2 एंटीना होते हैं, ऐसे ही वो मोडेम बोलते हैं उसे। तो वो सिग्नल ले रहा है और कंप्यूटर को सिग्नल दे रहा है, वो इनपुट आउटपुट दोनों ही काम करते हैं। तो ये तीनों डिवाइस कौन से काम करते हैं, इनपुट का भी आउटपुट का, पैक्स मशीन, एमएफडी और मोडम। और टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल कैमरा, ये भी इनपुट आउटपुट में ही मान रखी इसने। इसके बाद आ जाओ कंप्यूटर की मेमोरी। इसमें आ गए अब कंप्यूटर की मेमोरी। अब मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान है भाई। तो ये सीपीयू है, ये केस मेमोरी है, ये प्राइमरी, ये सब दे रखा है यहाँ पे सेकेंडरी। अब देखो कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली तो CACHE, क्या बोलेंगे इसे, केस मेमोरी। दूसरी प्राइमरी मेमोरी, और तीसरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। केस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब केस मेमोरी देखो क्या होती है, बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है, जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति को बढ़ाने का काम करती है। यानी सीपीयू और किसका, मेन मेमोरी के बीच में ये वर्क करती है, यानी रैम के बीच में, ऐसे। तो कंप्यूटर द्वारा जो बार बार डाटा जो यूज में लिया जाता है, कंप्यूटर द्वारा बार बार जो डाटा यूज में लिया जाता है, कौन सी मेमोरी में रखा जाता है, वो केस मेमोरी में रखा जाता है। कौन सी मेमोरी में रखा जाता है, केस मेमोरी में। देखो जैसे आप सब मोबाइल चलाते होंगे, तो मोबाइल के अंदर भी कैश डाटा बढ़ जाता है, तो आप बार बार यूज लेते हो, जिस ऐप को ज्यादा उसका उतना ही कैश डाटा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ जाता है। तो जो भी चीजें आप बार बार यूज में लेते हो, तो केस मेमोरी में रखी जाती है। और केस मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस का उपयोग करते हैं, यानी टाइम कम लगता है इसमें। केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है, यानी डेटा कैसा होता है, अस्थायी, लाइट गई डाटा खत्म।
कैश मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जा सकते हैं। तो कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं, तो क्या सीमाएं भाई कैश मेमोरी की? तो कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी सीमित, और यह बहुत महंगी होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में एक तो रैम, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। एक तो रैम और एक रोम। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो रैम होती है दो प्रकार की होती है, एक तो डी रैम और एक होती है एस रैम। डी को तो बोलते हैं डायनेमिक और इसे बोलते स्टैटिक। इसमें पी रोम, ईपी रोम और अच्छा उसका दे रहे हैं प्लेस मेमोरी। देखो इधर, तो जो रैम होती है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम कौन सी मेमोरी होती है? रैम होती है ओलेटाइल। कौन सी होती है? ओलेटाइल। अब ओलेटाइल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। क्या होता है? तो रैम ओलेटाइल। अब ओलेटाइल बोलते किसे हैं? जिसमें डेटा परमानेंट सेव नहीं होता है, परमानेंट डेटा सेव नहीं होता है, वो क्या कहलाएगी? ओलेटाइल मेमोरी। डेटा परमानेंट सेव नहीं होता बेस। अब इसके बाद जो रोम है, वो रोम कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल। इसमें क्या होता है? डेटा सेव हो जाता है लेकिन कुछ समय के लिए। अब जो रैम में वोलेटाइल है ही सही, तो इसकी क्या विशेषता होती है प्राइमरी मेमोरी की? देखो, ये वह मेमोरी है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य करता है। इसकी गति सेकेंडरी मेमोरी से भी तेज होती है और यह कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। यानी बिना रैम के आप कंप्यूटर चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। अगर कंप्यूटर नहीं डालेंगे तो क्या फर्क, सॉरी, अगर रैम नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उसके अंदर डिस्प्ले ही नहीं आएगी, डिस्प्ले ही नहीं आएगी, बूट ही नहीं होगा वो। इसके बाद रैम, सॉरी रैम तो ही गया, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक बार बार क्या होती है? रिप्रेस होती है। तो बार बार रिप्रेस कौन सी मेमोरी होती है? डायनेमिक रैम। बार बार रिप्रेस होती है, क्वेश्चन भी बहुत बार आया है पेपर में। बार बार रिप्रेस होने वाली मेमोरी कौन सी है? तो डायनेमिक रैम। और एक स्टैटिक है, बाकी इसमें से तो नहीं आएगा।
इसके बाद आ जाओ रोम। तो रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल। बिजली चले जाने के बाद भी जानकारी डेटा को संग्रहित करके रखती है। तो ऐसी होती है रोम। ये देखो लगी होती है उसमें मदरबोर्ड में। अब इसमें पहली है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका कंटेंट यूजर द्वारा निश्चित किया जाता है, उपयोगकर्ता इस तरह प्रोग्रामों को स्टोर कर सकते हैं, डेटा प्रोग्रामों का उपयोग करके इसमें भेजा जा सकता है। ईपी रोम, तो ईपी रोम में इरेजेबल 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 होती है, इसमें डाटा हटाकर दोबारा डाल सकते हैं भाई। इसके बाद प्लेस मेमोरी, तो यह मेमोरी एक विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने एवं प्रोग्राम करने योग्य स्थायी मेमोरी है। यह मेमोरी ट्रांजिस्टर मेमोरी का उपयोग करती है। और ये कहाँ लगाई जाती है? डिजिटल कैमरा में, MP3 प्लेयर में। जो पहले जो डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर आते थे उनमें कौन सी मेमोरी लगाई जाती है? प्लेस मेमोरी। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल। एक बार अगर आपने डाटा सेव कर दिया तो फिर लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसी में रहेगा। ये सेकेंडरी मेमोरी का चार्ट दे रखा है, देखो। ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी है, बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। बिजली बंद होने के बाद भी डेटा क्या होता है? परमानेंट स्थायी रूप से सेव होता है। नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। ठीक है। अब देखो सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी में देखो इसने क्या क्या दे रखा है। एक तो सिक्वेंशियल डिवाइस, तो इसमें तो कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट एक्सेस। तो पहला दे रखा है इसमें मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में दो है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 1.44 MB। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी स्टोरेज के लिए, तो उसकी क्षमता कितनी होती थी? 1.44 MB। पहले कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग करते थे? प्लेस मेमोरी, सॉरी फ्लॉपी डिस्क का। और फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB। आजकल तक फोटो आओ 7, 8, 10 MB को। तो पहले इतनी छोटी छोटी फाइलें होती थी। इसके अलावा डाटा किस में स्टोर करते पड़े? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क आजकल 22 TB तक की आने लग गई। तो ये फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ऐसे यूं गोल घूमने वाली डिस्क होती है और इसमें एक हेड होता है जो यूं घूमता रहता है। इसमें मैग्नेटिक होती है, चुंबकीय, घूमती रहती है, एक प्लेट होती है उसके अंदर। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल में CD रोम, CDR, CDRW, DVD। तो सुना है CD का नाम? CD किसे बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD देखिए ऐसी यूं ऐसी होती है बस। CD DVD में लगाते हैं, जो भी डेटा होता है वो दिख जाता है आपको। तो CD रोम में रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डाटा रीड कर जाता है। और CDR जिसमें डाटा केवल रीड ही होता है। और CDRW, तो इस R और W का मतलब क्या है? R का मतलब होता है रीड और W का मतलब होता है राइट। यानी किसी मेमोरी के पीछे अगर R लगा हुआ है तो उसमें केवल डाटा रीड कर सकते हो, एक बार डाल दे फिर वो देख ही सकते हो, आप उसे हटा नहीं सकते। और RW लगा हुआ है तो उसका मतलब उसे देख भी सकते हैं और उसे हटाकर दूसरा भी डाल सकते हैं, रीड और राइट। और एक होती है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और मेमोरी स्टोरेज में एक तो फ्लैश ड्राइव और एक मेमोरी कार्ड। तो फ्लैश ड्राइव किसे बोलते हैं? पेन ड्राइव को। किसे बोलते हैं? पेन ड्राइव को। और मेमोरी कार्ड जो आप सबके कहां लगते हैं? एक तो मोबाइल में और एक कैमरा के अंदर। कैमरा के अंदर थोड़ा बड़ा लगता है, मोबाइल में माइक्रो वाला लगता है, छोटा। इसके बाद ये हार्ड डिस्क दे रखा है, स्टोरेज के काम आती है। मैग्नेटिक टेप होते हैं भाई उसमें। ये ऐसी होती है हार्ड डिस्क।
एक जीबी में कितने बाइट होते हैं? 1 अरब बाइट। तो ये चीज भी लिख लो, मैं इधर लिखवा देता हूं। चलो 8 बिट बराबर 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 केबी, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, और जीबी मतलब गीगाबाइट, और टीबी मतलब टेराबाइट। ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में सीडी होती है। तो सीडी की क्षमता कितनी होती है? 650 से 700 एमबी, और डीवीडी की क्षमता होती है 4.7 जीबी। लेकिन डीवीडी अगर डबल लेयर वाली है तो उसकी क्षमता होती है 8.5 जीबी। अगर डीवीडी सिंगल लेयर है तो 4.7 जीबी, और डीवीडी अगर डबल लेयर वाली तो 8.5 जीबी उसकी क्षमता। और WRM का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। और ये RWM ने बता दिया, रीड और राइट। डीवीडी फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी को क्या बोलते हैं? एक तो डिजिटल वीडियो डिस्क और एक डिजिटल ये दो नाम होते हैं। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है डीवीडी की फुल फॉर्म और ऑप्शन में दोनों दे रखे तो फिर दोनों ही लगाने, और एक दे रखा है तो फिर एक ही लगाना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक डाटा स्टोरेज ब्लूरे डिस्क में भी होता है, तो इसकी क्षमता होती है 50 जीबी से 500 जीबी, 50 जीबी से 500 जीबी। इसके अलावा पेन ड्राइव, तो जितने भी पेन ड्राइव होते हैं कैसे होते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि उन्हें अपन कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके बाद ये क्या नाम से मेमोरी कार्ड, तो मिनी एसडी जो स्मार्ट सॉरी कैमरा में लगता है, और एक आता है माइक्रो, एक है माइक्रो एसडी कार्ड जो किस में लगता है? मोबाइल में। इसके पीछे के क्वेश्चन करवाऊं? देखो पहला क्वेश्चन, डेजी व्हील एक प्रकार का है, तो डेजी व्हील कौन सा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर। ये निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? डायनेमिक। अभी बोला था मैंने। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? उपयोग। तो रैम से अधिक प्रयोग में कौन सी मेमोरी लेते हैं? कैश मेमोरी। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को पढ़ता है, तो क्या बोलते हैं उसे? OMR। ये इसके बाद निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की है? तो रैम। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर? ड्राई मतलब सूखा, तो सूखी स्याही लेजर प्रिंटर में। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज? तो प्रोसेसर होना चाहिए, रैम भी होनी चाहिए, और हार्ड डिस्क भी होनी चाहिए, तभी उसका पूरा स्पेसिफिकेशन होगा। तो डी। DPI की फुल फॉर्म, तो डॉट प्रति इंच। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो ये मैंने कौन सा चैप्टर करवाया आपको? सेकंड चैप्टर। अगर सेकंड चैप्टर में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, किसी को कोई डाउट है, तो वो जो मेरे सामने बैठे हुए वो यहाँ पूछ सकते हैं,
जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो।